सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर बायोलॉजी के टॉपिक को लेकर इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारा अपकमिंग टॉपिक था सेल साइकिल से रिलेटेड, यानी कि हम पढ़ने वाले थे कोशिका चक्र के बारे में। सेल साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था जो माइटोसिस डिवीजन है उसके बारे में, और उसके बाद एक सीक्वेंस आता है जब हम सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कोशिका चक्र जिसको कहा जाता है। सेल साइकिल को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि एक्चुअली सेल साइकिल होता क्या है। सेल साइकिल कुछ इवेंट्स हैं जिनका एक सीक्वेंस होता है, और इसमें जो सेल होती है वो अपने जो भी जीनोम है उसका डुप्लीकेशन करती है, और कुछ अलग तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं जिनका यहाँ पर सिंथेसिस होता है। उसके बाद डिवीजन होता है और नई डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म्ड होती हैं। तो पूरा यही एक प्रोसेस इसके अंतर्गत हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो सेल साइकिल होता है एक्चुअली होता क्या है, जैसे माइटोसिस डिवीजन अभी हमने पढ़ा था, तो माइटोसिस डिवीजन के बाद न्यूक्लियस टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, यानी कि एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो गई। तो जिससे जो नई साइकिल यहाँ पर बन रही है, एक्चुअली पूरे की पूरी जो फेज होती है कंटिन्यूअस फॉर्म में चलती है। यहाँ मुझे इससे रिलेटेड एक छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान में आ रहा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ विर्चो का स्टेटमेंट है, वो जो फैक्ट इसके रिगार्डिंग दिया था रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा था कि जो सेल्स का ओरिजिन होता है, सेल्स का ओरिजिन प्री प्रेजेंट सेल से ही होता है, यानी कि कोशिकाओं की उत्पत्ति उन्हीं कोशिकाओं से होती है जो पहले उपस्थित रही होती हैं या पूर्व उपस्थित यहाँ पर होती हैं। तो कोई भी सेल अपने आप नहीं बनती, मतलब उसके बनने के लिए एक सेल का पहले से होना जरूरी है, और ये फैक्ट दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। बात को आगे बढ़ाते हैं और हम अब आते हैं अपने टॉपिक पर। ये एक आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको फेजेस हैं जो मैं मेंशन कर देती हूँ। G1 फेज है, ये S फेज है, G2 फेज है, ये M फेज है, और एक फेज यहाँ पर आपको दिख रही होगी G0 फेज। एक्चुअली सेल साइकिल इन्हीं फेजेस से होकर पूरा होता है। G0 फेज के बारे में सेल साइकिल के जब आप स्टेप्स पढ़ते हैं तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता, वो भी हम बताते हैं क्यों नहीं किया जाता। जैसे टॉपिक आएगा उसको आगे बढ़ेंगे। इसको एक्चुअली 4 फेजेस में इंक्लूड करते हैं, यानी कि 4 फेजेस होती हैं, G1, S, G2 और M। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि जो G1 फेज होती है वो क्या फेज होती है, ऐसा इसमें क्या होता है। ये वो वाली फेज होती है जब साइकिल सेल डिवीजन कर रही है और साइकिल स्टार्ट हो रहा है। इस फेज के अंतर्गत जो प्रोटीन है और RNA है इनका सिंथेसिस होता है। ठीक है, प्रोटीन और RNA का क्या होगा, संश्लेषण होगा, यानी कि उनका सिंथेसिस होगा। यहाँ पर DNA सिंथेसिस तो नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि G1 फेज में DNA सिंथेसिस होता है, तो देखिए DNA सिंथेसिस नहीं होता, बल्कि DNA सिंथेसिस के लिए जो नेसेसरी एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम्स का यहाँ पर सिंथेसिस होगा और उनका स्टोरेज होगा। इस फेज में जो DNA है उसकी नाइट्रोजन बेस का सिंथेसिस होगा और उसका स्टोरेज होगा। मैं फिर रिपीट करती हूँ, DNA का सिंथेसिस नहीं होता है, बल्कि उसके जो रिलेटेड एंजाइम्स हैं उनका सिंथेसिस होगा, साथ ही नाइट्रोजन बेस का सिंथेसिस होगा। ये सेल साइकिल के पूरे होने का मतलब ये वाली फेज के पूरे होने में जब भी जो भी सेल साइकिल की टाइमिंग है उसमें लगभग 30 to 40% की यहाँ पर टाइमिंग कंज्यूम होती है, यानी कि इतना समय लगता है। ये फेज में क्या होता है, एक्चुअली इस फेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़े से एक्सटेंड हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं, कुछ सिलेंडर फॉर्म में चले जाते हैं। तो इस तरीके का क्रोमोसोम्स के साथ यहाँ पर चेंज होता है। ज्यादा स्ट्रेन तो नहीं लेते क्रोमोसोम्स यहाँ पर, लेकिन एक दूसरे से लिपट जाते हैं, यानी कि ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं। G1 फेज की जब एंडिंग होती है तो यहाँ पर सेल के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। क्या ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन ये होता है कि सेल आगे अपना स्टेप अप करे और वो S फेज में एंटर कर जाए।
दूसरा ऑप्शन उसके पास ये होता है कि सेल यहां पर रेस्टिंग फॉर्म में आ जाए और जो G0 फेज लिखी है वो यहां पर चले जाए। तो अब यहां पर सेल डिसाइड करेगी कि उसे किस फेज में एंटर करना है, यानी कि G1 फेज के एंड में दो ऑप्शन है, या तो वो S फेज में एंटर कर ले या फिर वो G0 फेज में आ जाए। अगर S फेज में एंटर करती है या G0 फेज में आती है तो दोनों में चेंज क्या है, इससे पहले मैं इसको डिस्कस कर देती हूँ थोड़ा सा, बाकी इसको पढ़ेंगे कि G0 फेज में होता क्या है। एक्चुअली ये ऐसी फेज होती है जब सेल थोड़ी सी इनएक्टिव फॉर्म में आती है। इनएक्टिव मींस डेड नहीं होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन ये नॉन डिवाइडिंग फेज होती है, यहाँ पर सेल का डिवीजन नहीं होता। तो जब सेल का डिवीजन नहीं होता आप उसको रेस्टिंग फॉर्म भी कह सकते हैं, बट मेटाबॉलिकली यहाँ पर सेल एक्टिव है। कंफ्यूज नहीं होंगे कि यहाँ पर सेल डेड हो गई, डेड नहीं हुई है, बस डिवाइड नहीं हुई है। तो उस फेज को यहाँ पर क्या कहा गया है, G0 फेज कहा गया है। इसकी जो पूरे की पूरी जो यहाँ पर टाइमिंग है किस बात पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है सेल का नेचर कैसा है, यानी कि सेल किस नेचर की है। अब ये वाली जो फेज होती है किन सेल्स में होती है, एक्चुअली मोस्टली जो नर्व सेल्स होती हैं या मसल सेल्स होती हैं वो मोस्टली नर्व सेल्स और मसल सेल्स इस फेज में फुल मेच्योरिटी के साथ, मतलब पूरे अपने मेच्योर लाइफ तक रहती हैं। जब तक उनकी मेच्योरिटी रहती है उस लाइफ तक वो रहती हैं। G0 फेज होने पर सेल डिफरेंशिएशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, यानी अब सेल का एक तरीके से डिफरेंशिएशन हो रहा है, विभाजन हो रहा है, उनमें अलग अलग तरीके से परिवर्तन दिख रहे हैं। तो ये तो था G0 फेज, जब यहाँ पर डिवीजन नहीं हो रहा है बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सेल डिवाइड नहीं हो रही है। अब सेल यहां से कहां पहुंच गई, ये तो वो थी कि जब S में एंटर नहीं किया। अब S फेज में जब सेल ने एंटर किया है तो यहां पर S फेज में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बार बार थोड़ा सा लिख दे रही हूं, ये वो फेज है जब सेल साइकिल में डीएनए का सिंथेसिस होगा। यहाँ डीएनए सिंथेसिस नहीं था बट उसके नीडेड एंजाइम्स का सिंथेसिस हो रहा था, नॉट डीएनए सिंथेसाइज इन दिस सेक्शन और फेज। एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होगा। अब ये फेज किसके बाद आ रही है, G1 के बाद आ रही है। इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, क्रोमोसोम्स लंबाई में 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और इस फेज में क्रोमेटिड्स बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे इस डायग्राम से आपको दिख रहा है। इस फेज में क्या हो रहे हैं, क्रोमेटिड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। और ये फेज कितना टाइम लेती है, ये फेज लगभग टाइम लेती है 30 to 50% की टाइमिंग। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट, यहां से सेल एंटर करती है नेक्स्ट फेज में और वो है हमारा G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि सेल तैयार हो रही है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। सेल डिवीजन होगा, ये वो वाली फेज है जब सेल डिवीजन के लिए तैयार हो रही है और टोटल लगभग 10 to 20% यहाँ पर टाइम कंज्यूम होता है, टोटल टाइम जो भी सेल साइकिल टाइमिंग है उसका। एक्चुअल में होता क्या है, जो G1 फेज है, S फेज है और जो G2 फेज है, ये इंटरफेज के ही 3 पार्ट है। देखिए ये सेंटर वाला पार्ट क्या है, इंटरफेज को इंडिकेट कर रहा है, जिसका एक पार्ट था G1 फेज, दूसरा है S फेज और तीसरा है G2 फेज। सेल साइकिल का जो रेगुलेशन होता है वो साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम के द्वारा होता है, जिसे शॉर्टली लिखा जाता है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम, CDPKE। ओके, फिर मैं रिपीट कर दे रही हूं, इसका नाम है साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम। ये सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम सेल साइकिल पढ़ रहे हैं तो ऐसे क्या चीज है, कौन सा एंजाइम है जो इस सेल साइकिल को G1, G2 और इन फेजेस में पहुंचा रहा है, यानी कि साइकिल को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। अब इसमें जो हमने साइक्लिन की बात की, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज एंजाइम बोला ना, तो ये जो साइक्लिन है एक्चुअली है क्या, साइक्लिन एक तरीके के प्रोटीन है और ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम को सेल साइकिल के रेगुलेशन के लिए एक्टिव करने का काम करता है। साइक्लिन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है
जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम को सेल साइकिल के रेगुलेशन के लिए तैयार कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है और यानी कि नेक्स्ट फेज में उसको एंटर करा रहा है। अब G2 फेज पूरी हो गई है। G2 फेज में क्या होगा, यहाँ पर सेल डबल चेक द डुप्लीकेट क्रोमोसोम फॉर एरर मेकिंग एनी नीडेड रिपेयर। अगर किसी तरीके का एरर है या किसी भी तरीके के कोई रिपेयरिंग की जरूरत है तो यहाँ इस फेज में वो होता है। क्लियर। अब सेल ने एंटर किया एम फेज। एम फेज वो फेज है जब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, जो अलग अलग फेजेस हमने पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, इस फेज में वो सारी की सारी फेजेस पूरी हो रही हैं। तो यहाँ पर G2 फेज के बाद कौन सी फेज आएगी, एम फेज, यानी कि सेल साइकिल स्टार्ट होता है G1 फेज से, G1 से S, S से G2 और फिर उसके बाद M। ठीक है, इस फेज में कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन होगा और कंप्लीट माइटोटिक डिवीजन का लगभग 5 to 10% यहाँ पर टाइमिंग लगती है। ठीक है, अब जब ये यहाँ पर देखिए एक मदर सेल है और उस मदर सेल से यहाँ पर 2 डॉटर सेल फॉर्म हो गई हैं। आगे बढ़ा, यहाँ पर आने के बाद फिर वही एक ऑप्शन है, या तो सेल इनएक्टिव फॉर्म में चले जाए, यानी इनएक्टिव नहीं कहूंगी मैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी बट डिवीजन उसमें नहीं होगा, या तो सेल उस फॉर्म में चले जाए और उस फॉर्म में जाने के बाद सेल के पास ऑप्शन है, जैसा हमने पढ़ा कि या तो वो एस फेज में चली जाएगी, नहीं तो यहीं रुक जाएगी। अब देखिए क्या होता है, जो G0 फेज होती है, इसमें सेल साइकिल जब किसी भी फेज में रुक जाएगी तब उसको हम G0 फेज कहेंगे। G0 फेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूरे सेल साइकिल के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए पूरा सेल साइकिल है, इसके अकॉर्डिंगली पूरे सेल में स्पेशली यूकैरियोट्स में चेक पॉइंट्स की बात करते हैं तो 3 चेक पॉइंट्स आते हैं। पहला चेक पॉइंट क्या होगा, इसे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट भी कहते हैं और ये कब आएगा, जब G1 फेज की एंडिंग होती है, यानी कि एंड टाइम पर आता है पहला चेक पॉइंट। ठीक है, इसमें सेल को एस फेज में जाने के लिए एक तरीके से तैयार किया जाता है। अब सेल डिवीजन को शुरू करने का निर्णय तब होगा जब सेल CDK, ठीक है, यानी कि किसका, CDK पर डिपेंड करेगी, उसका ट्रांसक्रिप्शन करेगी और वहां पर एक्टिव होगी और जो एस फेज में उसके एंट्रेंस को बढ़ावा देगा। तो ये आएगा यहाँ पर पहला चेक पॉइंट। क्लियर। अब दूसरा चेक पॉइंट कहाँ आता है, जैसे कहा कि यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, दूसरा चेक पॉइंट आता है यहाँ पर जब G2 और M फेज वाले होंगे, यहाँ पर रेगुलेशन होगा और इस चेक पॉइंट में ये सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि ये डिसाइड होता है कि क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी रिपेयरिंग वाली बात की है तो यहाँ ये पता चल रहा है कि डुप्लीकेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर डुप्लीकेशन के दौरान किसी तरीके का डीएनए का कोई सेगमेंट यहाँ पर नष्ट हो गया है, अगर उसको रिपेयरिंग की जरूरत है तो वो यहाँ पर रिपेयरिंग की जा सकती है। तो ये हुआ उसका दूसरा चेक पॉइंट। तीसरा चेक पॉइंट क्या हुआ, ये मेटाफेज और एनाफेज के बीच आएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, माना ये फेजेस है, तो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में आता है जहां सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद क्या होते हैं, ये सेपरेट होने के लिए यहाँ पर वो एक्साइटेड हैं, वो स्टिमुलेशन चाह रहे हैं और वो क्रोमेटिड्स वहां से क्या होंगे, सेपरेट होंगे। हमने स्पिंडल पर मूवमेंट उनको पढ़ा था, वो वाली फेजेस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब हमने कहा चेक पॉइंट यहाँ आया और एक ये यहाँ आया, 3 चेक पॉइंट आए। इन चेक पॉइंट्स की जरूरत क्या है, ये चेक पॉइंट्स क्यों जरूरी हैं? देखिए चेक पॉइंट्स इसलिए जरूरी हैं कि एक तरीके का ये सेल के लिए कंट्रोल सिस्टम है जिससे सेल के अंदर या सेल के बाहर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स हैं तो उनको यहाँ पर डिटेक्ट किया जा सकता है। जब डिटेक्शन होगा तो उस डिटेक्शन के क्योर किया जाएगा, यानी कि उस डिटेक्शन को जो भी वहां पर प्रॉब्लम है उसे दूर करेंगे और उसके बाद सेल डिवीजन की प्रोग्रेस को या तो रोक दिया जाएगा या फिर उसे कंटिन्यू किया जाएगा। अब आप इस चीज को ऐसे समझिए, माना कोई सेल है और किसी वजह से डीएनए रेप्लिकेशन वहां पर पूरा नहीं हो रहा, तो सेल साइकिल क्या करेगी, G2 या M जो भी यहाँ पर चेक पॉइंट आया है उस पर रुक जाएगी और कब तक रुकी रहेगी, जब तक कि वहां पर रेप्लिकेशन पूरा नहीं हो रहा, यानी कि उसकी प्रतिकृति बननी पूरी नहीं हो रही।
तो सभी चेक पॉइंट्स पर सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? ये एंजाइम करेगा। यानी कि दो प्रोटीन का ग्रुप होगा, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। तो ये यहाँ पर क्या करेगा? उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। अब देखिए छोटा सा एक और जान ले कि जैसे सेल साइकिल हो रहा है, कितना टाइम लेता है। देखिए सेल साइकिल में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है सेल टू सेल। शुरू में ही बोला, जैसे यीस्ट सेल की मैं बात करूं तो 90 आवर्स लगते हैं उसे अपना ये पूरा करने में। तो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है, सेल पर डिपेंड करता है कि वो कितनी अवधि लेगी। सबके लिए अलग अलग वो टाइमिंग है। जो G0 फेज थी, मैं फिर रिपीट कर दूं, इसे विश्राम अवस्था, रेस्टिंग फेज या G0 फेज कहा जाता है। क्रिसेंट फेज भी इसको कहा जाता है। एस में प्रवेश करेगी, नहीं करेगी, G1 से इनएक्टिव फेज में पहुंच जाएगी, जैसे लिखा ही है सेल साइकिल अरेस्ट फॉर्म में आ गई है। सेल डिवीजन तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर रिपीट कर रही हूं, सेल मेटाबॉलिकली यहाँ पर एक्टिव है। तो बहुत छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे इसके रिगार्डिंग, सभी उन पॉइंट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे डीएनए सिंथेसिस पूछा जाता है, सेल साइकिल में टाइमिंग पूछी जाती है, G0 फेज से रिगार्डिंग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। साथ ही CDPKE क्या है, या कौन सा ये एंजाइम है या प्रोटीन है, और साइक्लिन के बारे में जैसे जनरल क्वेश्चन आएगा, एंजाइम है या प्रोटीन है। तो ये पूरी फेजेस हैं। कितने चेक पॉइंट्स आते हैं इन यूकैरियोट सेल? देयर आर 3 check points in eukaryote cell. First of all, ending of the G1 phase. Now another between G2 and M phase, and last one is between metaphase and anaphase. ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा सेल साइकिल। सेल साइकिल में इंटरफेज 3 पार्ट में डिवाइडेड है, G1, S और G2। क्लियर हो गया? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन, स्लाइटली रिपीटिशन हुआ, तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपेक्षा है आपको पसंद आया होगा। लगातार साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेयोसिस डिवीजन को, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन को। तब तक लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।